नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेंटरशिप 101। आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है बेटा नेशनलिज्म इन इंडिया। और ये क्लास 10th के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ एग्जाम्स जैसे कि एनटीएससी के पर्सपेक्टिव से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का पार्ट 1 और धीरे धीरे और भी आगे के पार्ट आते रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर चैप्टर। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है नेशनलिज्म इन इंडिया को पढ़कर वो ये है कि आखिर नेशनलिज्म क्या होता है। तो एक बहुत ही प्यारी सी डेफिनेशन है जो आपको याद करनी है और समझनी है। नेशनलिज्म एक आइडियोलॉजी है, एक सोच है, एक मूवमेंट है जो एक पर्टिकुलर नेशन के इंटरेस्ट को प्रमोट करता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल इंडिया, राइट। तो नेशनलिज्म एक सोच है जो ओवरऑल हमको एक इंडिविजुअल की तरह नहीं, जैसे कि आपका नाम है, आपका जो भी नाम है, राइट, आपको एक इंडिविजुअल की तरह नहीं, आपको एक भारतीय की तरह रिकॉग्नाइज करेंगे, राइट। जब आप अपने आप को एक इंडियन की तरह रिकॉग्नाइज करते हो और अपनी प्रॉब्लम्स जो है, अपने इंटरेस्ट जो है एज ए इंडियन किसी के सामने रखते हो, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? नेशनलिज्म, राइट। जैसे कि हम ब्रिटिशर से एज इंडियन लड़ रहे थे, राइट। तो नेशनलिज्म एक आइडियोलॉजी और मूवमेंट है जो प्रमोट करता है इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन। और इसका एम क्या होता है? गेन करना और मेंटेन करना नेशन की सोवरेनिटी को। अब ये सोवरेनिटी क्या होता है? लग रहा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड शब्द है, लेकिन इसका मतलब बहुत ही अच्छा है। और अगर आप ये एग्जाम में इस शब्द का यूज करेंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छे नंबर्स आपको मिलेंगे। सोवरेनिटी का मतलब बेटा होता है हमारी कंट्री पे हम ही रूल करेंगे, राइट। नो एलियन रूल। जैसे कि ब्रिटिशर्स बाहर से आए थे, राइट। तो ब्रिटिशर्स जो हैं वो एक तरह से एलियंस थे हमारे लिए, और उन्होंने आके हमारे ऊपर रूल करना शुरू कर दिया था। तो नो एलियन रूल। अगर इंडिया है तो इंडिया को जो गवर्न करेगा या उसको रूल करेगा वो कौन होना चाहिए? कोई इंडियन ही होना चाहिए, राइट। तो इंडियंस में ये नेशनलिज्म की जो भावना है, जो नेशनलिज्म की जो आइडियोलॉजी है, ये जो मूवमेंट है, वो इंडिया में स्प्रेड कैसे हुई, राइट। तो इसकी एक बहुत ही लंबी कहानी है जिसकी शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 1 से। अब वर्ल्ड वॉर 1 की टाइमलाइन क्या थी? 1914 से लेके बेटा थी 1918 तक, राइट। और जैसा कि आप सभी को पता है, इस ड्यूरेशन में भारत जो है वो अंग्रेजों के अंडर में था, राइट। तो ब्रिटेन जो है इस वर्ल्ड वॉर 1 में इन्वॉल्व था। अब क्योंकि भारत जो है ब्रिटेन की कॉलोनी था, तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो भारत पे भी आया होगा, राइट। तो क्या इम्पैक्ट आया भारत पे, चलिए पढ़ते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया। ऑब्वियसली वॉर कर रहे हैं तो वेपन्स चाहिए होंगे, लोग चाहिए होंगे, लोग लेंगे तो उनको सैलरी देनी पड़ेगी, राइट। तो उनका डिफेंस एक्सपेंडिचर, पैसा खर्च करना डिफेंस पे, वो क्या हो गया? बढ़ गया। अब पैसा जब खर्च करना उन्होंने बढ़ाया है तो उनको कहीं से पैसा चाहिए होगा। तो उन्होंने कहीं तो वॉर लोन्स ले लिए और क्या किया? टैक्सेस बढ़ा दिए। कस्टम ड्यूटीज जो लगाते थे इंडियंस पर वो उन्होंने बढ़ा दी और एक नए तरह का टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया जिसको बोला जाता है इनकम टैक्स, राइट। विलेजेस में बोला गया कि आप सोल्जर्स सप्लाई करो, और वहां क्या होने लग गए? फोर्स रिक्रूटमेंट होने लग गए। फोर्स रिक्रूटमेंट बेटा क्या होता है? जबरदस्ती किसी को फौज में भर्ती करना, राइट। क्रॉप फेलियर 1918 और 1990 और 1920 और 21 के बीच, यानी इन 2 सालों में इंडिया में कहीं जगह फसल अच्छी नहीं हुई, राइट। जिसकी वजह से खाने की कमी होने लगी, शॉर्टेज ऑफ फूड होने लग गया, राइट। और क्रॉप फेलियर के जस्ट बाद आया इन्फ्लुएंजा नाम की महामारी, जिसकी वजह से 13 मिलियन लोग, 13 मिलियन मतलब 1 करोड़ 30 लाख पीपल डाइड अकॉर्डिंग टू 1921 सेंसस, राइट। अब इन सब की वजह से इंडिया में एक नई तरह की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन ऑब्वियसली स्टार्ट होने लग गई, है ना। लेकिन इंडियन ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, वॉर चल रहा है, ब्रिटेन भी परेशान है, कुछ टाइम में ये लोग ये सब बदल लेंगे। पर ब्रिटिशर्स की ये जो ऑपरेसिव पॉलिसीज है वो उन्होंने कभी नहीं हटाई और इसी तरीके से लोगों पे अत्याचार करना जारी रखा, राइट। तो इसकी वजह से लोगों में जो है लोगों में एक भावना आई कि ब्रिटिशर्स जो है हम पे अत्याचार कर रहे हैं, हमें इनको क्या करना है? हमारे देश से बाहर निकालना है। तो अब पढ़ते हैं हमने किस तरीके से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल किया। तो लेट्स प्रोसीड। तो सबसे पहली जो चीज आई वो आई है आइडिया ऑफ सत्याग्रह।
और आप सबको पता है सत्याग्रह का आइडिया कौन लाया बेटा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी आए इंडिया में 1915 में। कहाँ से आए थे बेटा वो? साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका में भी वो अपार्थीड के अगेंस्ट स्ट्रगल करके आए थे, राइट? और साउथ अफ्रीका को इंडिपेंडेंस दिलवा के आए थे। और उन्होंने आते ही, इंडिया में आते ही आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या किया बेटा? इंट्रोड्यूस किया। अब सत्याग्रह क्या होता है? सत्याग्रह एक नॉन वायलेंट तरीका होता है मास एजिटेशन का, ऑपरेसर के अगेंस्ट, जो अत्याचारी होता है उसके अगेंस्ट में। और आइडिया ऑफ सत्याग्रह का जो मेन फोकस है वो है सच की ताकत, और हमें सच को ढूंढना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए, और सच ही सबसे ज्यादा ताकतवर है। ये एक मेन आइडिया है सत्याग्रह का। आर वी क्लियर? एक नॉन वायलेंट मेथड है, नॉन वायलेंट यानी अहिंसावादी मेथड है मास एजिटेशन का। मास एजिटेशन का यानी बताना किसी को कि भाई हम आपके रूल से खुश नहीं हैं, हम आपके इन तरीकों से खुश नहीं हैं, राइट? आर वी क्लियर? तो महात्मा गांधी ने आते ही सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया लोगों को, और 3 जगह सत्याग्रह ऑर्गेनाइज कराए। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कहीं बार इस पे सवाल आ चुका है, तो इसको तो आप मन से याद कर लीजिए, राइट? तो 1917 में सबसे पहला सत्याग्रह उन्होंने कराया चंपारण बिहार में। चंपारण बिहार में उन्होंने पीजेंट्स को इंस्पायर किया कि जो ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम है, यानी ब्रिटिशर्स जो है तुम्हें बोल रहे हैं तुम वही उगाओगे, ये तो ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम है, इसके अगेंस्ट तुम क्या करो बेटा? स्ट्रगल करो। 1917 में एक दूसरा सत्याग्रह हुआ खेड़ा गुजरात में। यहाँ पे जो पीजेंट्स थे वहाँ क्रॉप फेलियर से बहुत ज्यादा अफेक्टेड थे, और वहाँ प्लेग एपिडेमिक, प्लेग नाम की एक बीमारी, महामारी फैल रही थी, जिसकी वजह से वो रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे। तो उन्होंने बोला कि हमें रेवेन्यू में रिलैक्सेशन दो, रेवेन्यू में क्या दो? थोड़ी सी छूट दो। तो इस रेवेन्यू कलेक्शन के अगेंस्ट स्ट्रगल करवाया, सपोर्ट किया पीजेंट्स को, पीजेंट्स के स्ट्रगल को सपोर्ट किया किसमें? महात्मा गांधी जी ने, राइट? 1918 में अहमदाबाद गुजरात में हुआ। यहाँ पे उन्होंने कॉटन मिल वर्कर्स के साथ मिलकर क्या किया बेटा? सत्याग्रह ऑर्गेनाइज कराया। तो ये 3 चीजें याद रखनी है। 1917 में क्या हुआ? चंपारण बिहार में, और 1917 वापस खेड़ा गुजरात में, और 1918 अहमदाबाद गुजरात में। 1917 चंपारण बिहार में अगेंस्ट ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम, खेड़ा गुजरात में रेवेन्यू कलेक्शन के अगेंस्ट, थर्ड अहमदाबाद गुजरात में 1918 में कॉटन मिल वर्कर्स के साथ मिलकर, राइट? तो अब इस पे मैप में भी काफी सारे सवाल आते हैं, कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि चंपारण कहाँ है? गांधी जी ने जो सत्याग्रह कराया था ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट 1917 में, वो कहाँ कराया था? मैप पे मार्क कीजिए। तो चंपारण है बेटा बिहार में, राइट? मैप पे तुम यहाँ मार्क करना, खेड़ा यहाँ गुजरात में, यहाँ देखो, और अहमदाबाद तुम्हें यहाँ मार्क करना है। आर वी क्लियर? ये मैप भी तुम्हें याद रखना है, क्योंकि कई बार मैप से भी सवाल आ जाते हैं, राइट? तो ये 3 सत्याग्रह क्या हुए? ऑर्गेनाइज हुए। और ब्रिटिशर्स ने जब ये देखा तो उन्होंने एक एक्ट पास कर दिया, राइट? और उस एक्ट का नाम क्या था बेटा? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या होता है? इसको जो है बहुत ही जल्दबाजी में पास किया था किसने? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने। उस काउंसिल में जितने भी इंडियन मेंबर्स थे सबने इस एक्ट को अपोज किया, पर उनकी एक ना सुनी गई और रॉलेट एक्ट पास कर दिया गया। इस एक्ट ने गवर्नमेंट को बहुत सारी पावर्स दी कि जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज है तुम उनको क्या कर सकते हो? रिप्रेस कर सकते हो, ठीक है? किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को तुम जेल में डाल सकते हो बिना कोर्ट के, बिना किसी पूछताछ के 2 साल तक, है ना? और ये एक्ट तुम देख रहे हो बहुत ही ज्यादा अनजस्ट है ना? ये बिल्कुल ही अनफेयर एक्ट है, राइट? तो गांधी जी ने क्या किया? इसके अगेंस्ट में रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च किया। तो 1919 में महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि वो एक नेशन वाइड सत्याग्रह क्या करेंगे बेटा? लॉन्च करेंगे इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ, है ना? और सत्याग्रह स्टार्ट हुआ हड़ताल से 6 अप्रैल को। अब सत्याग्रह के अंडर में काफी सारी रैलीज ऑर्गेनाइज हुई, काफी सारे सिटी के पास पे वर्कर्स जो है वो स्ट्राइक पे चले गए, रेलवे, वर्कशॉप, दुकानें सबकी सब क्या हो गई? बंद हो गई। अब जब इतना बड़ा नेशन वाइड सत्याग्रह चल रहा था तो ब्रिटिशर्स भी काफी अलार्म थे सिचुएशन से, राइट?
उन्होंने सोचा कहीं कम्युनिकेशन लाइंस जो हैं जैसे कि रेलवे, टेलीग्राफ, ये सब डिस्टर्ब ना हो जाए, राइट? तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, नेशनलिस्ट जितने भी थे, जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया, राइट? लोकल लीडर्स को अमृतसर से उठाया गया। महात्मा गांधी को बोला कि आप दिल्ली में एंटर नहीं कर सकते, राइट? 10 अप्रैल को पुलिस ने क्या किया, अमृतसर में पीसफुल पोजीशन पे क्या कर दिया, गोलियां चला दी, है ना? और लोग इससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और बहुत सारे अटैक हुए बैंक्स पे, पोस्ट ऑफिस पे, रेलवे स्टेशन पे। और इसका जवाब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मार्शल लॉ के फॉर्म में दिया। मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया किसने, जनरल डायर ने। और इसी मार्शल लॉ का रिजल्ट क्या था बच्चे लोग, हमारी इंडिया का सबसे ज्यादा खौफनाक एक इंसिडेंट जिसको कहा जाता है जलियांवाला बाग मैसेकर। ऑन 13 अप्रैल 1919 इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। इस दिन क्या हुआ था बेटा, बहुत सारे लोग जलियांवाला बाग के मैदान में इकट्ठे हुए थे। कुछ लोग आए थे ब्रिटिशर्स की रिप्रेसिव पॉलिसीज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने, और कुछ लोग आए थे बैसाखी का मेला सेलिब्रेट करने। बट बेचारे विलेजर्स को पता नहीं था कि मार्शल लॉ क्या हो रखा है बेटा, इम्पोज हो रखा है। तो डायर उस एरिया में आया और उसने सारे एग्जिट क्या किए, ब्लॉक कर दिए और लोगों के ऊपर गोली बरसाना शुरू कर दिया। हंड्रेड्स ऑफ लोग उस दिन मरे थे, राइट? और उसने ऐसा क्यों किया, ताकि वो जो सत्याग्रही है उनके मन में डर पैदा कर सके, ताकि वो आगे से ऐसा कुछ बड़ा ना करें। अब जैसे जैसे ऑब्वियसली जैसे जैसे न्यूज स्प्रेड हुई किसकी, जलियांवाला बाग मैसेकर की, तो लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। नॉर्थ इंडियन टाउन्स में स्ट्राइक्स होने लगे, क्लैशेस होने लगे, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे लोग अटैक करने लगे। गवर्नमेंट ने भी वापस बहुत ही ज्यादा ब्रूटली जवाब दिया। उन्होंने ह्यूमिलिएट किया, मतलब इंसल्ट की और लोगों को डराया। सत्याग्रही को बोला कि तुम अपनी नोज क्या करो, ग्राउंड पे रब करो, राइट? स्ट्रीट पे क्या करो, क्रॉल करो, रेंगते रेंगते चलो, सलाम करो साहिब को, राइट? लोगों को मारा गया, लोगों को क्या करते थे, फ्लॉक करते थे, मारते थे। विलेजेस को जला दिया गया। कहाँ पे, गुजरनवाला पंजाब में, जो अभी पाकिस्तान में है, वहां पे उनको बॉम्ब कर दिया गया उन विलेजेस को। तो ऐसी वॉयलेंट सिचुएशन देख के महात्मा गांधी ने क्या किया, इस मूवमेंट को, इस रॉलेट सत्याग्रह को क्या कर दिया बेटा, बंद कर दिया, राइट? तो यहाँ पे महात्मा गांधी ने सोचा कि हमें और भी एक बड़ा मूवमेंट लॉन्च करना पड़ेगा। अब कैसे होगा वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज की स्टोरी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और अगर आपको मेरे ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए जो आपको ये दिख रहे हैं पीडीएफ में, मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर सकती हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे इस टेलीग्राम चैनल मेंटरशिप 101 पे। तो जल्दी से जाइए और इसको ज्वाइन कीजिए। आई विल प्रोवाइड ऑल माय हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ देयर। और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है वो भी आप मुझसे इस चैनल पे आके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।